मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। बारिश की बूंदें टीन की छत पर किसी मौत की नगाड़े की तरह बज रही थे। शाम के 4 बजे थे, लेकिन आसमान पर फैले स्याह बादलों ने दिन के उजाले को किसी पुराने कफन की तरह ढक दिया था। अभिनव जब बस से नीचे उतरा तो पानी के थपेड़ों ने उसका स्वागत किया। वो यहाँ एक पुरानी रहस्यमय नदी पर डॉक्यूमेंट्री शूट करने आया था। छाता खोलकर वो जैसे ही बस स्टैंड से बाहर निकला, उस सन्नाटे की एक अजीब सी चुभन महसूस हुई। गांव के लोग बेहद हड़बड़ी में थे। कोई किसी से हाथ नहीं मिला रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। सब भाग रहे थे अपने अपने घरों की ओर। हर चेहरे पर एक पीलापन था, एक ऐसा खौफ जो सिर्फ मौत की आहट पर जागता है। ठंड और बारिश से बचने के लिए अनुभव एक पुरानी चाय की दुकान पर रुका। चाय का कुल्हड़ हाथ में लिए वो अभी एक घूंट ही पिया था कि दुकान वाले ने तेजी से अपने बर्तन समेटने शुरू कर दिए। लकड़ी के कपाटों के ठोकने की वो अपनी दुकान बंद करने लगा। क्या बात है भाई, इतनी जल्दी? अभी तो सिर्फ 4 ही बजे हैं। अनुभव ने उत्सुकता से पूछा। चाय वाले के हाथ कांप गए। उसने बिना अनुभव की तरफ देखे भारी आवाज में कहा, आज नदी उल्टी दिशा में बहेगी। अनुभव के होंठों पर एक व्यातमंग मुस्कान तैर गई। उल्टी दिशा? पानी कभी उल्टी दिशा में कैसे बह सकता है? ये तो विज्ञान के खिलाफ है। वो थोड़ा हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी हवा में जम गई। दुकान के बाहर मौजूद एक आध लोग एकदम खामोश होकर उसे घूरने लगे। तभी कोने में बैठा एक झुर्रीदार चेहरे वाला बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलकर अनुभव के करीब आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानगी थे। हंस मत बेटा, बूढ़े की आवाज़ किसी सूखे पत्ते की तरह चड़मड़ा रही थे। साल की सबसे अंधेरी रात जब बरसात अपने चरम पर होती है, तब यह नदी पलटती है। और पानी अकेला नहीं पलटता, उसके साथ वो आते हैं जो कभी जिंदा थे, जो बाढ़ में बह गए, जिन्होंने फांसी लगा ली या जो नदी की गहराई में समा गए। वो सब अपने पुराने घरों को लौटते हुए ढूंढते हैं। अनुभव ने मुस्कुराकर अपना कैमरा थामते हुए कहा, अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है फिर, मैं भी तो अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट करने का सबसे बेस्ट शॉट लेकर आया हूँ। आज रात मैं नदी किनारे ही रहूँगा। बूढ़े ने अनुभव का कंधा दबोचा। उसकी पकड़ किसी लोहे के ठंडी जैसी थी। शहर के लड़के हो, घमंड है। तुम्हें याद रखना, जो उस रात नदी के किनारे जाता है वो या तो कभी लौटता नहीं, अगर लौट भी आए तो कुछ ही दिनों में उसकी रूह तड़प कर निकल जाती है। अगर तुम्हें कोई दिखे या इशारा करे तो पलट कर मत देखना, बस भाग जाना। अचानक बूढ़े की नज़र अपनी पुरानी हाथ घड़ी पर गई। समय देखते ही उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। बिना एक शब्द कहे वो अंधेरी गली में गायब हो गया। देखते ही देखते पूरा गांव शमशान सा सुनसान हो गया। अनुभव दुकान के बाहर बने एक टूटे फूटे बेंच पर बैठ गया। आसमान में सूरज का कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ एक अनंत घना अंधेरा था। कुछ घंटे बिताने के बाद जब रात का सन्नाटा अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, अनुभव ने अपनी भारी टॉर्च और डिजिटल कैमरा उठाया। 10 मिनट की वीरान पगडंडी पार करके वो नदी के तट पर पहुंच गया। नदी के किनारे हवा इतनी बर्फीली थी कि हड्डियां कांपने लगें। अनुभव ने अपना ट्राइपॉड लगाया, कैमरा सेट किया और अंधेरे में इंतज़ार करने लगा। आधा घंटा ही बीता होगा कि अचानक एक ऐसा खौफनाक धमाका हुआ जैसे ज़मीन 2 टुकड़ों में फट गई हो। नदी का शांत पानी अचानक उबलने लगा और फिर विज्ञान के सारे नियमों को तोड़ते हुए विशाल लहरें उल्टी दिशा में कटकी भयानक आवाज़ों के साथ बहने लगे।
गाढ़ा काला कोहरा नदी के सीने से उठकर किनारे पर फैलने लगा और उस कोहरे के बीच से वो निकलने लगाए। एक एक करके दर्जनों साए पानी से बाहर आ रहे थे। मर्द, औरतें, बिलखते हुए बच्चे और बूढ़े। उनके कपड़े फटे थे, शरीर पानी में घुल चुका था और उनकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह लाल टिमटिमा रहे थे। वो किसी सम्मोहन में गांव की ओर कदम बढ़ा रहे थे। अनुभव का दम घुटने लगा। उसका वैज्ञानिक दिमाग इस खौफ के आगे घुटने टेक चुका था। वो पीछे हटने ही वाला था कि उसके ठीक सामने एक आकृति आकर खड़ी हो गई। सड़ांध की एक ऐसी भयानक बदबू आई कि अभिनव को उल्टी आने लगी। उस आदमी का चेहरा आधा गला हुआ था, गालों से मांस लटक रहा था और अंदर से पीली पड़ चुकी जबड़े की हड्डियां साफ दिख रही थे। उसकी आंखों के गड्ढों से टपकता काला पानी अनुभव के पैरों के पास गिर रहा था। उस गलीच साए ने अपना सड़ता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और एक भारी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देने वाली आवाज में फुसफुसाया, तुम भी हमारे साथ चलो। डर की आखिरी सीमा भी टूट गई। अभिनव ने ना तो ट्राइपॉड देखा ना सामान। उसने अपना कैमरा सीने से चिपकाया और चीखते हुए गांव की तरफ बदहवास भाग खड़ा हुआ। अभिनव के जूते कीचड़ में धंस रहे थे और फेफड़े फटने की हद तक फूल चुके थे। पीछे से आती गलती हुई शरीरों की भयंकर सड़ांध और पगडंडी पर सरसराती सैकड़ों अनजानी आहटें उसका पीछा कर रहे थे। गांव के मुहाने पर पहुंचते ही उसने देखा पूरा गांव एक विशाल कब्रगाह में तब्दील हो चुका था। हर एक घर का दरवाज़ा लोहे की सांकलों, भाड़ी कुंडी और लकड़ी की शाहतीरों से भीतर की तरह बंद था। खिड़कियों के शीशे पर काले कपड़े ढके थे ताकि अंदर की रोशनी या जिंदगी का जर्रा भी झलक बाहर ना आ सके। तभी गांव के पहले घर के लकड़ी के भारे दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ। वो आवाज़ किसी आम इंसान के हाथ की नहीं थी। ऐसा लगा जैसे सूखी हड्डियां सीधी लकड़ी से टकरा रही हों। अंधेरे में छिपकर हाँफते अनुभव की नज़र उस तरफ गई। दरवाजे के बाहर खड़ी एक धुंधली पानी में गली हुई औरत की आकृति खड़ी थी। उसके लंबे गीले बाल जमीन में घसीट रहे थे। रमेश, कपाट खोलो, बहुत ठंड है नीचे पानी में। औरत की एक आवाज़ किसी जंग लगे यारी की तरह थर्रा रहे थे। भीतर से केवल एक हिस्टेरिया सिसकी सुनाई दी। घर के मालिक ने रोते हुए अंदर से ही चिल्लाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज़ खौफ से कांप रही थे। तभी पास ही के दूसरे घर से बच्चे के रोने की चीख उभरी। उस मकान के बाहर दो छोटे छोटे साए खड़े थे, अपने हाथों से कपाट को खुरच रहे थे। लकड़ी पर नाखूनों के घिसने की वो आवाज़ इतनी चुभाने वाली थी कि अनुभव ने अपने दोनों कान हाथों से कसकर दबा लिए। रात के 2 बज रहे थे। पूरा गांव एक भयानक सिम्फनी का गवाह बन रहा था। हर दरवाजे पर दस्तक थे, हर बंद खिड़की पर गीली हथेलियों की खौफनाक छाप छूट रहे थे। भयांती हुई रूहें अपने पुराने घरों की चौखट पर खड़े थे। वो आक्रामक हमला नहीं कर रहे थे, वो बस गिड़गिड़ा रहे थे, पुकार रहे थे और अपनी वीरान जिंदगी का हिसाब मांग रहे थे। ये दृश्य जितना भयानक था उतना ही रोंगटे खड़े कर देने वाला दर्दनाक भी। अचानक अभिनव जिस बैलगाड़ी के पीछे छिपा था उसके ठीक ऊपर किसी के भारी कदमों की आहट हुई। एक बूंद गंदा काला पानी उसकी गर्दन पर टपका। अभिनव का खून जम गया। उसने ऊपर देखा, वो आधा गला हुआ आदमी बैलगाड़ी के ढांचे पर बैठा उसे टकटकी लगाए घूर रहा था। उसकी लाल अंगारों जैसी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। तुम्हारे पास कैमरा है ना?
उस प्रेत की खोखली आवाज अभिनव के दिमाग में गूंजी। हमारी तस्वीर खींचो, दुनिया को बताओ कि हम भुला दिए गए हैं। डर के उस अंतिम मोड़ पर अभिनव का हाथ अपने आप कैमरे की तरफ बढ़ा। कांपते हाथों से उसने जूम लेंस सेट किया और उस खौफनाक चेहरे पर फोकस किया। कैमरे की लाल लाइट अंधेरे में चमकी। क्लिक। फ्लैश की तीव्र रोशनी में एक पल के लिए पूरा गांव जगमगा उठा। उस एक सेकंड में प्रकाश ने अभिनव ने जो देखा उसने उसकी रूह कपा दी। पूरा गांव सैकड़ों सायों से पटा हुआ था। वो दरवाज़ों से चिपके थे, छतों पर बैठे थे और हवा में एक अजीब सा कोहरा बनकर तैर रहे थे। सुबह के ठीक 4 बजे मुर्गे की पहली बांग के साथ ही हवा का रुख बदला। नदी की ओर से एक गहरी सीटी जैसी आवाज़ आई। अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें बंद हो गई। सारे साए मुड़ गए और खामोशी से वापस नदी के रास्ते की ओर खींचे चले गए। काली धुंध धीरे धीरे छटने लगी। सूरज की पहली किरण जब गांव पर पड़ी तब तक सन्नाटा बेहाल हो चुका था। गांव वालों ने डरते डरते कपाट खोले। अभिनव वहीं ज़मीन पर बेसुध पड़ा था। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। जब उसने आंखें खोले तो उसके सामने वही झुर्रियों वाला बूढ़ा खड़ा था। अभिनव ने बिना कुछ कहे अपना कैमरा ऑन किया और आखिरी खींची हुई तस्वीर देखने के लिए बटन दबाया। स्क्रीन पर कोई इंसान या भूत नहीं, सिर्फ काले कोहरे के बीच नदी के बहाव का एक फोटो था। डिजिटल स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी में जब फोटो खुलकर सामने आए तो अभिनव की रीढ़ की हड्डी में ठंडी सिहरन दौड़ गई। फ्रेम में उफनती हुई नदी तो साफ दिख रही थी। उसका पानी कुदरत के नियमों की धज्जियां उड़ाता हुआ उल्टी दिशा में बह रहा था। लेकिन उस काले कोहरे के बीच एक भी साया नहीं था। ना वो गलते हुए चेहरे, ना वो चीखते बिलखते बच्चे और ना ही वो खौफनाक आदमी। कैमरा उस सदृश दुनिया को कैद करने में नाकाम रह गया था। अभिनव का वैज्ञानिक दिमाग थर्रा उठा जब आंखों से वो जो देखा वो लेंस में दर्ज ही नहीं हुआ। तो क्या वो सब सच था? क्या वो पागल हो रहा था? डर से बदहवास कैमरा सीने से चिपकाए वो पागलों की तरह भागता हुआ बूढ़े आदमी की झोपड़ी पर पहुंचा। कपाट ढकेल कर वो अंदर गिरा। उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। आंखों में मौत का खौफ तैर रहा था। झुर्रियों से ढके चेहरे वाले बूढ़े ने जब अभिनव की हालत देखी तो उसकी आंखों में एक गहरा सन्नाटा छा गया। वो बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ा रहा। वो समझ चुका था कि रात के अंधेरे में क्या हादसा गुजर चुका है। क्या उनमें से किसी ने तुम्हें छुआ या तुम्हें अपने पास बुलाया? बूढ़े की आवाज में एक अजीब सी भारीपन थे। अभिनव के होंठ सूख चुके थे, गले से आवाज नहीं निकली। बूढ़े ने उसकी दाढ़ी पकड़कर सिर ऊंचा किया और फिर से कड़े स्वर में पूछा, सच बताओ लड़के, क्या किसी साय ने तुम्हें छुआ? अभिनव ने खामोशी से बहुत हल्के से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। ये सुनते ही बूढ़े का हाथ ढीला पड़ गया। चेहरे की बची कुची रंगत उड़ गई। उसने एक गहरी टूटी हुई सांस ली और कांपते होंठों से फुसफुसाया, अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है, बहुत देर हो चुकी है। नहीं, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, अपने शहर, अपने घर। अभिनव रोते हुए चीखा और बिना पीछे मुड़े गांव से बाहर जाने वाली सड़क की ओर भाग खड़ा हुआ। शहर पहुंचकर शुरुआती 2 दिन तो सब ठीक रहा। अभिनव को लगा कि उस बुरे सपने को वो पीछे छोड़ आया है। लेकिन तीसरे दिन की खामोश रात में अचानक उसके कानों में एक धीमी सीलन भरी आवाज़ गूंजी, नदी के बहने की आवाज़। दिन बीतते गए और वो आवाज़ तेज़ होती गई। झींगुरों की सनसनाहट और बारिश के बूंदों के बीच अभिनव को सिर्फ वही उल्टी दिशा में बहती नदी का शोर सुनाई देता।
जब भी वो आंखें मूंदता उसे वही सड़ांध महसूस होती। वो पीली हड्डियों वाले हाथ दिखाई देते जो उसे अंधेरे में बुला रहे थे। वो सो नहीं पाता था। हफ्तों नींद ना आने से और उस अनजाने खिंचाव से उसे एक जिंदा लाश बना दिया। घर वाले उसे शहर के सबसे बड़े दिमागी डॉक्टरों के पास ले गए। तरह तरह की दवाइयाँ दी गई, लेकिन उस रूहानी खिंचाव का इलाज किसी विज्ञान के पास नहीं था। देखते देखते भयानक तड़प में एक पूरा साल बीता और फिर वही मनहूस तारीख वापस आ गई। साल की सबसे अंधेरी रात, जब आसमान कफन की तरह काला था और बारिश नगाड़ों की तरह बरस रहे थे। अचानक अभिनव के भीतर एक अजीब सम्मोहक तान जगी। एक ऐसा खिंचाव जिसे रोक पाना किसी इंसान के बस में नहीं था। उसके पैर अपने आप उठने लगे। उसने रुकने की, खुद को कमरे में बंद रखने की बहुत कोशिश की, पर उसकी आत्मा पर अब उसका वश नहीं था। वो किसी कठपुतली की तरह उस सदृश डोर से खिंचता चला गया। रात के सन्नाटे में जब गांव के लोगों ने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाज़ों को लोहे की सांकलों में जकड़ रखा था, अभिनव उसी वीरान पगडंडी पर नंगे पांव चला जा रहा था। नदी का तट आ गया। बर्फीली हवाएं शरीर को चीर रहे थे। पानी उबल रहा था और लहरें उल्टी दिशा में कट की आवाज़ के साथ बहती रहीं। गाढ़े कोहरे को चीरकर वो दर्जनों साए फिर से बाहर निकले, लेकिन इस बार अभिनव के दिल में कोई खौफ नहीं था। इस बार उसे कोई सड़ांध महसूस नहीं हुई। वो सभी हाथ उठाकर मुस्कुरा रहे थे, अभिनव को अपने करीब बुला रहे थे। अभिनव के होठों पर एक शांत सम्मोहक मुस्कान फैल गई। वो भागता हुआ नदी के बर्फीले काले पानी में उतर गया। हैरत की बात यह थी कि पानी इतना गहरा था कि बावजूद भी वो डूबा नहीं। वो पानी की सतह पर ऐसे चल रहा था जैसे वो भटकती रूहें चल रहे थे, जैसे वो बस उन सायों के बीच पहुंचा। अभिनव की त्वचा धीरे धीरे गलने लगी। उसके गालों का मांस ढहकर काले पानी में बहने लगा, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं हुआ, बल्कि एक असीम अलौकिक शांति का एहसास हुआ। वो शांति जो वो पिछले 1 साल से खो चुका था। अगली सुबह जब धूप निकली तो अभिनव का ट्राइपॉड और कैमरा नदी के किनारे लावारिस पड़े मिले। शहर का वो लड़का हमेशा के लिए गायब हो चुका था। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि साल की सबसे अंधेरी रात में जब भी नदी उल्टी दिशा में बहती है तो उन गलते हुए सायों के बीच एक नया चेहरा भी दिखता है, जिसके हाथ में एक अदृश्य कैमरा होता है। मगर अभिनव को एक बार जो आज तक पता नहीं चल पाया उस बूढ़े आदमी के बारे में। वो छुर्रियों वाला बूढ़ा आदमी कोई मामूली नागरिक नहीं, बल्कि उस खौफनाक दास्तां का सबसे पहला और सबसे बदनसीब मोहरा था। उसका नाम भवानी शंकर था। लगभग 60 साल पहले, जब वो महज 22 साल का एक जिद्दी नवयुवक था, तब भी वो हर साल की सबसे अंधेरी रात को उल्टी दिशा में बहा करते थे। लेकिन तब गांव वाले इसे सिर्फ एक प्राकृतिक रहस्य मानते थे। भवानी उस दौर में गांव का सबसे अच्छा गोतेखोर और नाव चलाने वाला था। एक काली रात जब नदी ने अपना रुख बदला तो भवानी का छोटा भाई अनजाने में नदी के किनारे चला गया और उफनती लहरों में समा गया। भवानी अपने भाई को बचाने के बिना सोचे समझे उस बर्फीले उल्टे बहते पानी में कूद पड़ा। पानी के अंदर उसे कोई कुदरती बहाव नहीं, बल्कि सैकड़ों तैरती हुई लाशों का एक भयानक दलदल दिखा। वो आत्माएं भवानी को खींचकर अपनी दुनिया में ले जाने लगी। भवानी ने मौत की तल्लान में चीखते हुए नदी के उस पैरालौकिक साए से अपनी जान की भीख मांगी।
तभी नदी के गंदे काले पानी के बीच से एक भारी गूंज उभरी, एक जान के बदले हर साल एक नई रूह। भवानी ने डर के मारे उस शैतानी ताकत से एक खौफनाक सौदा कर लिया। नदी ने उसे जिंदा तो छोड़ दिया, लेकिन उसे हमेशा के लिए उस गांव की सीमा से बांध दिया। भवानी को अमरता नहीं, बल्कि ना मिटने वाली बूढ़ी उम्र और अटूट खौफ की सज़ा मिली। उसका काम गांव वालों की रक्षा नहीं था, उसका काम था हर साल उस अघोरी रात, अंधेरी रात को किसी न किसी बाहरी या घमंडी इंसान को बलि के रूप में चुनना। भवानी गांव वाले नौजवान अनजान लोगों को डराता ज़रूर था, लेकिन वो जानबूझकर उन्हें नदी के रहस्य के बारे में इतना उत्सुक कर देता था कि उनका वैज्ञानिक घमंड उन्हें नदी किनारे खींच ले जाए। जब भवानी ने दुकान के बाहर अभिनव का कंधा अपने हाथों से दबाया था, वो कोई चेतावनी नहीं, वह नदी के प्रेतों के लिए अभिनव पर लगाया गया अदृश्य शिकार का निशान था। भवानी खुद भी उन भटकते रूहों के गुलामी से मुक्त होना चाहता था, लेकिन हर साल जब कोई नया शिकार जैसे अनुभव नदी के साये को छूता हुआ, तो भवानी को एक और साल की मेहनत मिल जाती। वो बूढ़ा आदमी गांव का रक्षक नहीं, बल्कि उस उल्टी बहने वाली नदी का गुलाम पहरेदार था, जो हर साल किसी नए मुसाफिर की रूह को नदी के हवाले करके अपनी सांसों की भीख मांगता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे।